गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग देखेंगे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जनरल हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है वो सब हम लोग सीखेंगे। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि जो वेरियस क्लासिफिकेशन मेथड्स है अमीनो एसिड का, ठीक है, कि उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं या एसिडिक नेचर क्या है, बेसिक नेचर, इन सब चीज़ों को देखेंगे कि किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। और इसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ में एक तरीके से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। आज जनरल ओवरव्यू हम लोग देखेंगे अमीनो एसिड्स का, और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो अमीनो एसिड से कैसे बनता है, और फिर पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो अमीनो एसिड जो है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, एमीन और एसिड। तो एमीन ग्रुप तो इसमें होगा ही होगा और एक एसिडिक ग्रुप भी होगा, मतलब दोनों ग्रुप होते हैं। एमीन ग्रुप जो होता है वो बेसिक होता है और एसिडिक ग्रुप जो होगा वो कोई भी हो सकता है, बट जनरली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COOH, ठीक है। तो ये एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक एमिनो ग्रुप होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। एमिनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक होता है इन नेचर, जबकि कार्बोक्सिलिक जो होता है वो एसिडिक होता है इन नेचर। तो इसलिए इसको हम लोग एमिनो एसिड एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, C, इसके साथ COOH एसिडिक ग्रुप और NH2, ठीक है, बेसिक ग्रुप, और इसके साथ एक जो R ग्रुप हम लोग यहाँ पे लगाएं, ये वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंट अमीनो एसिड्स में, और इसकी वजह से डिफरेंट अमीनो एसिड्स के नाम जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, या उसका नेचर जो है उसके बेसिस पे देखने को मिलता है। तो जनरली यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका दो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है। पहला तो जनरल स्ट्रक्चर है और दूसरा एक तरीके से एग्जिस्ट है जॉइंट। तो बेसिकली क्या होता है कि ये हम लोग देख सकते हैं कि ये जनरल स्ट्रक्चर है COOH और ये NH2, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, बट एक्चुअली जो एग्जिस्ट करता है अमीनो एसिड हमारी बॉडी में वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, मतलब आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये आगे देखेंगे कि pH के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि pH कितना है, तो उस पर हो सकता है निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करे या एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करे। तो सिंपली अमीनो एसिड को हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, पॉलीमराइज होकर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है दो अमीनो एसिड के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये हम लोग प्रोटीन का जब देखेंगे ना तो डिटेल इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। एनीवे, हमारे नेचर में जो अमीनो एसिड्स हैं वो अप्रॉक्सीमेट 300 के लगभग हैं, मोर देन 300 है, ठीक है। बट इन 300 अमीनो एसिड में से जो 20 अमीनो एसिड है, ठीक है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये mRNA के थ्रू कोड हो सकते हैं, ठीक है, mRNA के थ्रू कोड हो सकते हैं। इसलिए ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन, ठीक है, इसमें ये 20 जो अमीनो एसिड्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने में। तो अमीनो एसिड में जनरली हम क्या बोला था कि एमीन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरली होता है वो कोई भी कंटेन करेगा उसको बोलेंगे अमीनो एसिड। बट ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं और mRNA द्वारा कोड किए जाते हैं वो 20 के लगभग होते हैं, ठीक है। अभी दो और हम लोग देखेंगे इसमें एडिशनल जो डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है, उसको भी आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड 20 हैं, और इसमें से आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जो इसेंशियल होते हैं वो 10 होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। एनीवे, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा अमीनो एसिड क्या बोलते हैं कि आइसोमरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि ये जो ग्लाइसिन होता है, ठीक है, वो नहीं शो करता है, बाकी जो रेस्ट ऑफ होते हैं ना वो ऑप्टिकल आइसोमरेज शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनका जो कार्बन होता है, ठीक है,
ये भी देखेंगे। इस पे चारों जो ग्रुप अटैच होते हैं एटम, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप अगर कंटेन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वो एक तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। बट ग्लाइसिन नहीं करता है, क्योंकि उसमें R देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पे H हो जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है। याद करना सिर्फ ये है कि ग्लाइसिन ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है, बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ें सब करते हैं। अब इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। अमीनो एसिड को जो क्लासिफाई किया गया है, तो अमीनो एसिड को जो क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, वो बेसिकली देखेंगे 1 2 3 4 कैटेगरी के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे ये देखेंगे कि तो सिंपली किया गया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन पोलरिटी, मतलब अमीनो एसिड पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। और पोलर भी होगा तो उस पर न्यूट्रल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसके बेसिस पे। तीसरा क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि हमारे न्यूट्रिशंस में वो अमीनो एसिड रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो इस पे आप लोग देखते होंगे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो आते हैं वो हम लोग देख लेंगे। और लास्ट जो फोर्थ है उसका मेटाबॉलिक फेट। मेटाबॉलिक फेट का मतलब ये हो गया कि अगर वो मेटाबॉलिज्म में एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो आगे जाके वो बनाएगा क्या, आइदर इट विल मेक फैट या कार्बोहाइड्रेट या दोनों बना सकता है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से 4 मेथड्स हैं क्लासिफाई करने के, उसको एक एक सिक्वेंसली हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो अमीनो एसिड्स हैं उसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो इसमें देखेंगे कि लगभग 7 कैटेगरी हो जाती है, मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे 7 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। पहला अमीनो एसिड, अच्छा जनरली क्या है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं CNH3+ और COO-H, और यहाँ पे एक जो होता है वो होता है R, ठीक है। तो ये जो R ग्रुप है, ठीक है, ये एक्चुअली वेरी करता है, तो इसके वेरिएशंस के बेसिस पे ये हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं। तो पहला अगर ये मान लो कि R क्या है, एलिफैटिक साइड चेन है, ये क्या है, एक तरीके से एलिफैटिक साइड चेन है, मतलब सिंपल एक तरीके से होगा। तो ये इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, अमीनो एसिड विथ एलिफैटिक साइड चेन। यहाँ देखो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। इसमें हमने क्या बोला था कि ये जो COO- और NH3+ हाइड्रोजन, ये तो होता है R ग्रुप, ये वेरी करता है। तो यहाँ पे देखो R ग्रुप में यहाँ पे क्या आ गया आपका, सिर्फ हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है। दूसरा जो एलानिन है, इसमें R ग्रुप की जगह पे क्या आ गया है आपका, CH3। तीसरे वाले में देखेंगे कि इसके साथ जो अटैच्ड है CH, CH3, और इसमें CH2, CH3, CH3, और इसमें देखेंगे CH, CH3, CH2। तो ये एक सिंपल क्या है, एलिफैटिक साइड चेन है, एलिफैटिक साइड चेन है। अगर R ग्रुप सिंपल एलिफैटिक साइड चेन है तो ये इतने प्रकार के अमीनो एसिड हो सकते हैं, लोग लगभग 5 ही हैं, टोटल 5। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है गावली, ठीक है, इसको याद रखिएगा। G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलानिन, V फॉर वैलिन, L फॉर ल्यूसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अमीनो एसिड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं अमीनो एसिड, उसके बारे में। तो इसमें सिर्फ 3 है, सेरिन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, STT, इसको हम लोग याद रख सकते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है। तो देखो जो R ग्रुप है इसमें CH2OH अटैच्ड हो गया है, और एक तरीके से इसमें देखेंगे कि CHOH और ये अटैच्ड हो गया, ठीक है। टायरोसिन भी एक तरीके से OH ग्रुप कंटेन करता है, लेकिन ये एरोमेटिक भी होता है, ठीक है। तो अगर इसका टायरोसिन का इसमें देख लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, ये देखो,
तो इसमें देखो OH ग्रुप कंटेन कर रहा है एक तरीके से फिनॉल, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये OH ग्रुप कंटेनिंग भी है और एक तरीके से एरोमेटिक इसका नेचर भी है। एक चीज़ यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो एमिनो एसिड है, ठीक है, इसको हम लोग पहले क्या किए कि एक तो पूरा नाम इसका लिखते थे, जैसे एलानिन हो गया, ठीक है, ट्रिप्टोफैन हो गया, टायरोसिन हो गया, बट उसके बाद इसका एब्रीविएशन वर्जन आया और 3 लेटर का वर्ड आया, जैसे ट्रिप, LA, इस तरीके से। फिर और लेटर ऑन सिर्फ सिंगल एक वर्ड का रिप्रेजेंटेशन करके आया, ठीक है। ये इसलिए आया क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जब हम लोग प्रोटीन का सीक्वेंस लिखते हैं तो अगर पूरा नाम लिखेंगे तो बहुत सारा पेज रिक्वायर्ड करेगा और उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर इसलिए 3 लेटर वाला सिस्टम आया कि ये थोड़ा सा कम में ही हम एक प्रोटीन का पूरा सीक्वेंस लिख सकते हैं, बट फिर भी कभी कभी ज़्यादा हो जा रहा था, तो 1 लेटर का सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया कि 1 लेटर का सिस्टम अगर है तो बहुत बड़ा प्रोटीन है, उसको भी हम लोग मतलब हाफ पेज में एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो फुल लेटर सिस्टम, 3 लेटर सिस्टम एंड 1 लेटर सिस्टम, ये बेसिकली एक तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स की देन है, जो हम लोग ईजिली उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि एक प्रोटीन का सीक्वेंस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से नेक्स्ट जो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, देखो इससे पूछा जाता है अमीनो एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड एक सिस्टीन है और दूसरा मेथियोनिन है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक सल्फाइड्रल ग्रुप होता है सिस्टीन में और मेथियोनिन में क्या होता है, थायोईथर। इसको भी याद रखिएगा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है सल्फाइड्रल और थायोईथर। सिस्टीन स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दोनों बहुत मिलता जुलता है, इसमें एडिशनल क्या है, ई है, एडिशनल ई है, इसमें ई नहीं है, तो सिस्टीन इसको बोलेंगे और इसको सिस्टाइन एक तरीके से बोल सकते हैं, सिस्टीन और सिस्टाइन। तो सिस्टाइन क्या होगा, 2 सिस्टीन जो होते हैं, ठीक है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड पूछ रहे हैं किस में है, तो किस में होगा आपका, सिस्टाइन में होगा, और सिस्टीन में क्या है आपका सल्फाइड्रल ग्रुप। मेथियोनिन में तो आपको याद ही रखना होगा, थायोईथर है। मेथियोनिन का आगे आप लोग जाके देखेंगे ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक तरीके से सैम बनाने में, यस एडेनोसिल मेथियोनिन, जो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें यह मिथाइल ग्रुप डोनेट करने का काम करता है और उसको एक्टिवेट या इनएक्टिवेट कराता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसको बायोलॉजिकल सिस्टम में। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं, सिस्टीन और मेथियोनिन है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड देयर एमाइड। तो एसिडिक जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपके एस्पर्टिक एसिड होते हैं और ग्लूटामिक एसिड होते हैं। इनका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि इसमें COOH जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, तो ये और ज़्यादा उसमें होंगे, मतलब एक जो फंक्शनल होगा वो तो होगा ही, बट R वाले में भी एक COOH हो जाएंगे। तो ये देखिए इसमें क्या है, COO, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। और ये आपका क्या है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये 2 हैं आपके एसिडिक अमीनो एसिड। और जब इसका एक तरीके से NH2 ग्रुप इस पे ऐड हो जाता है, एमीन ग्रुप अटैच हो जाता है इस पे, तो ये इसका रिस्पेक्टिव एमाइड बन जाता है, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड, इसका जो एमाइड फॉर्म है क्या है, एस्पर्जिन, और ग्लूटामिक एसिड का कौन सा है, ये आपका है ग्लूटामाइन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एसिडिक अमीनो एसिड होता है और उसके रिस्पेक्टिव एमाइड्स होते हैं, तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अब इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, देखो जिसमें एसिड आएगा लास्ट में, ठीक है, उसको समझ जाना कि वो एसिड है, और मिलता जुलता नाम देख लीजिएगा, वो हो जाएगा उसका एमाइड। जैसे ग्लूटामिक एसिड, ये क्या होगा, एसिडिक होगा, और ग्लूटामाइन,
ठीक है, इसका रिस्पेक्टिव एमाइड। और दूसरा क्या हो गया आपका एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, एसिड है, एस्पर्जिन इसका एमाइड होगा एक तरीके से। तो ये भी एक तरीके से याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है, तो आप पीछे जो नाम होगा ना उसी से पकड़ लीजिएगा। एसिड लिखा हुआ है, इट मीन्स इट विल बी एसिड। नेक्स्ट है आपका बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टीडीन होते हैं। याद करने का सिंपल सा तरीका है, हाल आप लोग याद रखिएगा, हाल, ठीक है, H फॉर हिस्टीडीन, A फॉर अर्जिनिन एंड L फॉर लाइसिन। तो इसमें देखिए लाइसिन में जो होता है वो एमिनो ग्रुप होता है, अर्जिनिन में ग्वानिडीनो ग्रुप होता है। ये काफ़ी पूछा गया है कि ग्वानिडीनो ग्रुप किस में होता है, अर्जिनिन में होता है, अब आप लोग इसको याद रखिएगा। और इमिडाजोल ग्रुप किस में होता है, हिस्टीडीन में होता है। ये भी कई बार एक तरीके से पूछा जा चुका है। तो इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। तो इसमें सिंपली देखिए क्या है, एक NH3 एडिशनल ग्रुप है, मतलब एक तरीके से ये बेसिक ग्रुप होता है। और इसमें भी देखो ये आपका बेसिक ग्रुप, ये भी बेसिक ग्रुप एक तरीके से, और ये भी आपका इसमें एडिशनल बेसिक ग्रुप है। तो ये तीनों जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं एक तरीके से। लास्ट में एक आता है आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड, यानी कि R ग्रुप जो होगा उसमें एरोमेटिक एक तरीके से ग्रुप होगा। तो ये आपका जो आता है एग्जांपल के तौर पे, ये आपका है फिनाइल एल्निन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टीडीन। हिस्टीडीन को भी हम लोग काउंट कर लेते हैं, बट ज़्यादातर ये फिनाइल एल्निन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन एक तरीके से बोला जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। फिनाइल एल्निन आप देख रहे हैं, ये आपका बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग अटैच्ड है। टायरोसिन, इसमें भी देखो एक बेंजीन अटैच्ड है, OH होता है, तो इसलिए OH कंटेनिंग अमीनो एसिड में भी इसको बोला जाता है। और ये आपका हो गया ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो ये तीन है, याद रखने का तरीका PTT, ठीक है। ये है आपका फिनाइल एल्निन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। और लास्ट में जो आता है आपका एक इम्यूनो एसिड, तो ये तो आपको याद ही होगा, प्रोलीन इकलौता होता है साइक्लिक। इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसमें पायरोलिडीन ग्रुप होता है, प्रो ये होता है सिंगल लेटर वर्ड, इसका P होता है। तो ये पहला हम लोग क्लासिफिकेशन देखे इसका जो था कि बेस्ड ऑन देयर आर ग्रुप जो चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे क्या क्या है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है, वो रिएक्ट कर सकता है कि नहीं करता, मतलब एक तरीके से हाइड्रोफिलिक नेचर है या हाइड्रोफोबिक नेचर है, ठीक है। तो पहले इसमें जो है वो आपका है नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। तो ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक इनका नेचर होता है, वो इंट्रैक्ट नहीं करते हैं। और ये होता है एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, मैथियोनिन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन। कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सब याद रखना, बट ट्राई टू मग अप ऑल थिंग्स, ठीक है। दूसरा है पोलर अमीनो एसिड विथ नो चार्ज। अब देखो ये जो तीन कैटेगरी है ना, ये पोलर की है, लेकिन पोलर में भी एक जो कैटेगरी आती है कि पोलर तो है वो, बट उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मतलब जो अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड का COO NH, इस पे तो मतलब पॉजिटिव, इस पे निगेटिव चार्ज है, H है और R। तो R ग्रुप जो है वो पोलर तो है, बट उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है, फिर कैसे पोलर हो सकता है? बिकॉज ऑफ हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप या सल्फाइड्रल ग्रुप या एमाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक तरीके से इन लोगों की वजह से पोलरिटी शो करता है, भले उस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज ना हो, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है ग्लाइसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, एस्पर्जिन, टायरोसिन। नेक्स्ट कैटेगरी हो जाएगी कि पोलर अमीनो एसिड होता है और उसके पास पॉजिटिव R ग्रुप होता है। तो पॉजिटिव R ग्रुप होने का मतलब वो क्या हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड। तो यहाँ से भी एक याद कर सकते हैं कि बेसिक अमीनो एसिड क्या था, हाल हमने टेक्निक यूज़ किया था। तो ये हो जाएगा आपका हिस्टीडीन, अर्जिनिन एंड लाइसिन।
फोर्थ जो है वो निगेटिव, तो निगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा जिस पे COOH ग्रुप होगा, तो ये आपका हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये दोनों तो आप इजीली याद रख सकते हैं कि पोलर अमीनो एसिड विथ R पॉजिटिव ग्रुप एंड पोलर अमीनो एसिड विथ निगेटिव। तो ये दो क्लासिफिकेशन हम लोग देख लिए। पहला तो ये था कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा जो था आपका क्लासिफिकेशन जो था पोलरिटी के बेसिस पे था। तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, और ये किसके बेसिस पे है, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। ये आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ते होंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि इसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, ठीक है। यानी कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, और इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इसेंशियल हो जाते हैं, और उसको डाइट के थ्रू हम लोगों को लेना पड़ता है, ठीक है। ये जो होते हैं 10 आप लोग पढ़ते हो, 20 में से 10 जो अमीनो एसिड्स हैं वो इसेंशियल होते हैं, और इसका याद करने का तरीका है AV हिल इन MPTT। AV हिल मतलब TT से पूछा गया कि AV हिल कहाँ है, तो उसने बोला MP में है, ठीक है। तो AV हिल कहाँ पे है, MP में। ऐसा किसने बोला, TT ने बोला। तो A फॉर क्या होता है, अर्जिनिन, V फॉर वैलिन, H फॉर हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनिन, फिनाइलएलनिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये सभी क्या है, इसेंशियल है अमीनो एसिड। बाकी रेस्ट ऑफ जो 10 होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। इसमें से जो 10 इसेंशियल होते हैं उसमें से 2 जो हैं अमीनो एसिड, ठीक है, वो सेमी इसेंशियल होते हैं। सेमी इसेंशियल इसका क्या मतलब हुआ, सेमी इसेंशियल इसमें ये बता रहे हैं ना कि जो बच्चे होते हैं अर्ली फेज में, इसमें जो 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो बन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, इसेंशियल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं। बट लेटर ऑन जब एडल्ट फेज होती है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, इसलिए उसको क्या बोला गया, सेमी इसेंशियल। मतलब लाइफ के एक पार्ट में इसेंशियल होता है और दूसरे पार्ट में इसेंशियल नहीं होता है। और इसका सुन के आप बोलेंगे अरे वाह, आ का मतलब AH, A फॉर अर्जिनिन एंड H फॉर हिस्टिडीन। ये दोनों क्या होते हैं, सेमी इसेंशियल होते हैं। बच्चों में नहीं बन पाते हैं, लेकिन एडल्ट्स में इसकी सिंथेसिस हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो कहीं ना कहीं इसेंशियल अमीनो एसिड से सिंथेसाइज हो सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं। बट ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसलिए इसको डाइट के थ्रू हमको लेना ही पड़ता है। एनीवे, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो इसके मेटाबॉलिक फेट के बेसिस पे है, कि मतलब जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन तो डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। प्रोटीन क्या होगा, डाइजेशन में तो ब्रेक डाउन हो जाएगा अमीनो एसिड में, और वो अमीनो एसिड ब्लड के थ्रू आपके सेल्स में जाएगा, और फिर वहाँ पे इसका फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा कि ये क्या होगा, प्रोटीन बनाएगा, या अगर इसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा एक तरीके से। तो इसमें बोला गया कि एक ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ग्लाइकोजेनिक का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। इसमें एलेनिन, एस्पर्टेट, ग्लाइसिन, मैथियोनिन और भी होते हैं। दूसरा होता है आपका कीटोजेनिक। कीटोजेनिक का मतलब जो लिपिड की सिंथेसिस कराता है। तो इसमें बेसिकली 2 जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसको एक्सक्लूसिवली बोला गया कि वो कीटोन की सिंथेसिस मतलब कीटोजेनिक अमीनो एसिड मतलब लिपिड की एक तरीके से सिंथेसिस कराते हैं। एक होता है ल्यूसिन और दूसरा होता है लाइसिन। LL दोनों है, याद कर सकती हैं ईजिली, LL। कुछ कैटेगरी होती है जो ग्लाइकोजेनिक होते हैं एज वेल एज कीटोजेनिक होते हैं। तो ये तो याद करना पड़ेगा क्योंकि कौन से अमीनो एसिड ग्लाइकोजेनिक होते हैं और कीटोजेनिक होते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट है आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। अरे ये तो ध्यान दीजिए, ये क्या था, ये तो एरोमेटिक वाला है ना, पिट जिसको हमने बताया था PTT। तो ये भी याद रखिए कि जो एरोमेटिक वाला है वो दोनों काम करेगा, कीटोजेनिक और ग्लाइकोजेनिक। बट इसमें एक आइसोलेशन भी एडिशनल आ जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, PITT, पिट, ठीक है।
जैसे ब्रैड पिट हैं, ठीक है, तो ब्रैड पिट का नाम याद, ब्रैड पिट तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर एंजेलिना जोली के हस्बैंड, अब तो डिवोर्स हो गया फिलहाल, एनीवे। तो ये पिट के नाम से आप लोग याद रखिएगा, फिनाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने देखा कि एक जो जनरल जो क्लासिफिकेशन था एमिनो एसिड का, ठीक है, वो किस तरीके से था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो था स्ट्रक्चर के बेसिस पे था, दूसरा जो था वो था आपका पोलैरिटी के बेसिस पे था, तीसरा जो था न्यूट्रिशंस के बेसिस पे था, और चौथा जो था आपका एक तरीके से मेटाबॉलिक फैट के बेसिस पे था। अब इसमें जो एडिशनल एक अमीनो एसिड हम लोग देखने को मिलता है 21, जिसका बार बार पूछा जाता है, सेलिनोसिस्टीन, ठीक है, इसको हम लोग 21 अमीनो एसिड बोलते हैं। और 22 जो अमीनो एसिड है उसको हम लोग बोलते हैं पायरोलाइसिन, ठीक है। एनीवे, सेलिनोसिस्टीन का ये आप लोग देखेंगे कि इसको 21 अमीनो एसिड बोला गया है, और ये जो होता है सेलेनियम कंटेन करता है। सेलेनियम कहाँ कंटेन करेगा? इन प्लेस ऑफ सल्फर। एसएच जो होता है इसके जगह पे सेलेनियम हाइड्रोजन ये कंटेन करता है। तो ये जो सिस्टीन होता है, ठीक है, सिस्टीन, इसके जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, एक्सेप्ट ये जो सल्फर है ना, इसके जगह पे क्या हो जाएगा? सेलेनियम हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेनोसिस्टीन बोलते हैं। क्लियर? सिस्टीन जैसा स्ट्रक्चर है बट हैविंग सेलेनियम। तो ये याद रखिएगा, सिस्टीन में अगर सल्फर ना होकर सेलेनियम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? सेलेनोसिस्टीन। एक और आता है होमोसिस्टीन, यहीं पे इसको भी समझ लीजिए क्या होता है। होमोसिस्टीन जो होता है ना, अभी रिसेंटली देखा गया है कि ये एक तरीके से हार्ट अटैक का मार्कर होता है, हार्ट अटैक। इसमें ये देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो बेसिकली सीवीडी कॉज करते हैं ना, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। बट यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जो होमोसिस्टीन होता है वो भी एक तरीके से जो आर्टरीज होती है ना उसको ब्लॉकेज का काम करता है, और ये भी कहीं ना कहीं सीवीडी को कॉज करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर को, ठीक है। बट हाँ, ये जो होमोसिस्टीन होता है वो मैनेज हो सकता है, बट कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो सीवीडी है उसको मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है। बट ये भी एक फैक्टर्स होता है सीवीडी कॉज करने का। तो ये सेलेनोसिस्टीन है, इसका बेसिकली होता कहाँ पे? अगर हम ये देखें कि ये बेसिकली कहाँ पे पाया जाएगा ज़्यादातर, तो ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, जिनकी एक्टिव साइट्स पे होता है या उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। और वो एंजाइम जो होते हैं इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये एंजाइम है, आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये आपका होता है ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, जिसको हम लोग GPX बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है ग्लाइसिन रिडक्टेज, देखो यहाँ पे लिखा है ग्लाइसिन रिडक्टेज 5' डीऑक्सीडिनेज, थियोरोडॉक्सिन रिडक्टेज। तो ये जो देखो इसमें जो थियोरोडॉक्सिन रिडक्टेज है ये इम्पोर्टेंट है, और ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज GPX जिसको बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर रिसर्च भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो CSIR और बाकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इस चीज़ को फोकस करके पूछ सकता है कि जो सेलेनियम कंटेनिंग एक तरीके से एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो GPX ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज हो गया, ग्लाइसिन रिडक्टेज, और 5-डीऑक्सीडिनेज और थियोरोडॉक्सिन रिडक्टेज। नेक्स्ट ये है कि जो सेलिनोसिस्टीन होता है वो बनता किससे है, मतलब ये कोड किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्टॉप कोडॉन होता है, उगा, उगा, उग, ओकर, ओपल और अंबर, ये चीज़ बोला जाता है। तो इसमें से ये जो आपका उगा है, ठीक है, ठीक है, इस पे होता है UGA। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि UGA जो स्टॉप कोडॉन है वो एक्चुअली कोड करता है इसको, कभी कभी सेलेनोसिस्टीन को, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है एक तरीके से, तो इसका इन डेप्थ यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब नहीं करें, बस इतना आप याद रखिएगा कि जो उगा होता है
ठीक है, ओपल, ओपल या उगा, ठीक है, स्टॉप कोडॉन वो कोड करता है सेलिनोसिस्टीन को। नेक्स्ट जो है पायरोलाइसिन्स, तो ये देख सकते हैं कि ये जो लाइसिन्स का एक तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, और उसको UAG, हमने क्या बोला था, उगा, उगा, उग, ठीक है, तो ये दोनों एक तरीके से ये जो कोड करेगा सेलिनोसिस्टीन को और ये पायरोलाइसिन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि एक तरीके से जो अमीनो एसिड का जो क्लासिफिकेशंस है वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बात कही थी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, लगभग जो 300 अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें से जो 20, अब तो 22 बोल सकते हैं, 22 अमीनो एसिड जो होते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्या होता है, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कि जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो एक्चुअली mRNA के थ्रू कोड नहीं होते हैं, और उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट हाँ उसका मेटाबॉलिज्म में और सारा फंक्शन होता है। तो देखो जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, देखो कुछ तो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, और कुछ नॉन अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। जो जनरली हम लोग अमीनो एसिड पढ़ते हैं वो भी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, वो भी अल्फा अमीनो एसिड ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्फा कार्बन पे क्या होता है, एमीन होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। एसिड और एमीन दोनों अल्फा कार्बन से अटैच होते हैं, इसलिए उसको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। बट तो अल्फा अमीनो एसिड में देखो ऑर्निथीन हो गया, साइटोलिन हो गया, अल्यूनोसक्सिनिक एसिड हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ट्राइडोथेरोनिन, सैमंकल हो गया, फिर होमोसिस्टीन हो गया, होमोसेरिन हो गया, डोपा हो गया, फिर ठीक है, क्रेटनिन हो गया, ओवाथियोल हो गया, एजासेरिन हो गया, साइक्लो। तो इसका जो फंक्शन है ये यहाँ पे बेसिकली मेंशन है, बहुत सारा बायोलॉजिकल फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, मतलब हमने क्या बोला था, अमीनो एसिड का मतलब एमीन होगा एक ग्रुप और दूसरा COO मतलब एसिडिक, बट वो ज़रूरी नहीं कि अल्फा कार्बन पे हो, अदर भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, बीटा एलिन हो गया, बीटा एमिनो आइसोब्यूट्रिक एसिड हो गया, गाबा, इसका तो नाम सुने ही होंगे, न्यूरो इनहिबिटर्स होता है, ठीक है, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड्स ये भी है, ये LA टॉरिन भी है एक तरीके से, ठीक है, बाइल एसिड में जो पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन में। तो ये आप कहने का मतलब ये है ना कि लगभग 300 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें देखो अल्फा अमीनो एसिड होगा, और उसके बाद गामा अमीनो हो सकता है, बीटा अमीनो भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो अल्फा अमीनो एसिड हो गए, दूसरा नॉन अल्फा अमीनो एसिड भी होंगे, और उसके अलावा जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं 10 वो तो हो गई होंगे। तो ये हम लोगों ने एक तरीके से अमीनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बेसिकली 2 पार्ट लेकर चलेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा एक तरीके से हम लोग देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में जल्दी हम लोग देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, अमीनो एसिड आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो वाटर में सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मतलब एक तरीके से इनसॉल्युबल होगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब अमीनो एसिड को मेल्ट कितने टेम्परेचर पे किया जा सकता है, तो ये हाई होता है, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस। टेस्ट में क्या होता है कि इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे स्वीट होता है, कुछ जो टेस्ट होते हैं वो मीठा होता है, जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, वैलिन हो गया, या टेस्टलेस हो सकता है ल्यूसिन, बिटर, अर्जिनिन, ल्यूसिन। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, MSG जिसको बोलते हैं, MSG मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, ठीक है, ये क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसको हम लोग अजीनोमोटो सॉल्ट भी बोलते हैं, जो चाउमीन और इसमें सब डाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है ना कि ये एक प्रकार का एडिक्शन शो करता है, और जो इसको खाता है वो बार बार रेस्टोरेंट की तरफ भागता है कि भाई मुझे वो चीज़ खाना है, क्या बोलते हैं कि चाउमीन जो भी चीज़ है। तो इसको एक डिसऑर्डर बोला गया जिसको बोला गया चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम क्या होता है। तो बेसिकली ये अजीनोमोटो सॉल्ट से होता है, जिसका पूरा नाम क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट,
तो ये याद रखिएगा, मोनो सोडियम ग्लूटामेट, यानी एक तरीके से ग्लूटामेट का मॉडिफाइड वर्जन है या फिर। नेक्स्ट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखा है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, कौन नहीं शो करता है, ग्लाइसिन। उसके बाद नेक्स्ट है इसका कि एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स का मतलब क्या होता है, हैविंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, इसलिए यह क्या एम्फोलाइट की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट है ज्विटर आयन या डाईपोलर आयन। तो ये तो काफ़ी लंबा इस पे हो जाएगा, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिसको पीआई हम लोग बोलते हैं, इससे भी कई सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ज्विटर आयन का मतलब ये बोलना है कि उसके पास एक तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज हो, तो वो क्या बोला जाएगा, एक तरीके से ज्विटर आयन बोला जाएगा। मतलब जितना पॉजिटिव हो उतना निगेटिव हो, तो वो क्या होगा, एक तरीके से ज्विटर आयन के फॉर्म में होगा। यानी कि आइसो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा वो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो न्यूट्रल और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दोनों चीज़ में डिफरेंस होता है। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज ना हो, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव हो उतना निगेटिव हो। तो ये बोल रहे हैं कि ज्विटर आयन क्या होता है एक तरीके से, ठीक है। ज्विटर आयन का मतलब दोनों होता है, उस पर एक तरीके से हाइब्रिड होता है, या इसको डाईपोलर आयन भी बोल सकते हैं। और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जिसको हम लोग पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अमीनो एसिड जो होता है, ठीक है, या प्रोटीन को अगर हम एक ऐसे सोल्यूशन में रख रहे हैं जिसके पीएच पे वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेम हो, यानी आइसो इलेक्ट्रिक हो। आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। आइसो इलेक्ट्रिक क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, एक तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो पीएच एट विच अमीनो एसिड और प्रोटीन, ठीक है, बिहेव लाइक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो उसका आइसो इलेक्ट्रिक पीएच हो, और उस कंडीशन में वो किस पे एग्जिस्ट करेगा, ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। चलो इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। अब इसका मान लो पीएच कितना है, 6 है, तो 6 इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है, पीआई। तो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिकली क्या है, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल है। बट अगर इसको हम 6 पीएच से अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 8 पीएच पे हम लोग इसको शिफ्ट करें, तो क्या होगा, 8 पीएच का मतलब इसमें रिलेटिवली ये बेसिक नेचर होगा, यानी कि OH ज़्यादा होंगे। OH ज़्यादा होंगे तो फिर क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन से रिएक्ट करके और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और ये बन जाएगा एनायनिक फॉर्म। मतलब ये जो NH3 का जो प्लस है ना, इसको हाइड्रोजन एक ले लेगा, और इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर 6 से पीएच कम में हम रखें इसको, जैसे मान लो 4 में रखें, तो कम पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा तो वो इससे जाकर रिएक्ट करेगा, और फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो ये किससे रिएक्ट करेगा, COO- से रिएक्ट करेगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी इससे हम लोग एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, एमिनो एसिड या प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है समथिंग मान लो x है, तो x पीएच से अगर पीएच हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा वाले पीएच में उसको रख रहे हैं, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से एनायनिक फॉर्म में हो जाएगा। और उससे कम पीएच पे हम रखेंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि कैटायनिक फॉर्म में आएगा, ठीक है। और यही मेथड यूज़ किया जाता है जब आप लोग देखेंगे एसडीएस पेज में, जब आप लोग देखते हैं कि ग्लाइसिन और क्लोराइड आयन प्लस प्रोटीन, ये तीनों जब मूव करते हैं ना, 2 फेज में मूव करते हैं, पढ़े होंगे आप लोग कि एक ही होता है स्टैकिंग जेल और दूसरा होता है सेपरेटिंग जेल। तो स्टैकिंग जेल में प्रोटीन बीच में होता है, सबसे आगे क्लोराइड होता है और उसके पीछे ग्लाइसिन होता है। और इसका पीएच अप्रॉक्सीमेट जो ग्लाइसिन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है ना, उसके आसपास होता है, लगभग 6.8 होता है।
लेकिन यहाँ पे पीएच चेंज होने की वजह से जो 8 पीएच होता है, ये जो ग्लाइसिन होता है इसको छोड़ के आगे मूव कर जाता है और इस तरीके से प्रोटीन का सेपरेशन होता है। ये अलग मैटर है, उसमें भी मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। और ये आइसोलेक्टिक पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आइसो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज होता है, आइसो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज होगा ये चीज़। एनीवे, तो ये हम लोगों ने देखा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी यानी एक तरीके से केमिकली वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो दो इसमें ग्रुप है, आपका NH3+ है और COOH ग्रुप है। तो दोनों के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्ट कर देगा तो क्या होगा। फिर ये बोलते हैं कि एक तरीके से सॉल्ट बनाएगा विथ बेसिस और एस्टर बनाएगा एल्कोहल, मतलब एल्कोहल रिएक्ट करेगा तो एस्टर बनाएगा, अगर सॉल्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बेस अगर रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। नेक्स्ट होगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये क्या होगा, रिस्पेक्टिव एमीन बनाएगा उसका, ठीक है। ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जब प्रोटीन का हम लोग पढ़ेंगे तो ये देखेंगे काफ़ी डिटेल से। बट हाँ, डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो रिस्पेक्टिव एमीन बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड्स। अमोनिया के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, एस्परजीन बनाएगा, एस्पार्टिक एसिड अगर रिएक्ट करेगा तो एस्परजीन बनाएगा और ग्लूटामिक एसिड रिएक्ट करेगा तो ग्लूटामिन। तो ये तो रिस्पेक्टिव एमाइड हो गया ना, जो हम लोगों ने देखा था, एस्पार्टिक एसिड एस्परजीन, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिन। तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो रिस्पेक्टिव एमाइड बनाएगा। अब देखते हैं कि NH2 ग्रुप के साथ इसके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिस या एसिड के साथ कंबाइन होते हैं तो एक तरीके का सॉल्ट बनाते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा है आपका नील हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये आपका बनाएगा पर्पल, ब्लू और पिंक कलर, डिपेंड करता है कौन सा अमीनो एसिड से। तो ये इसको हम लोग रोमान पर्पल एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे अमीनो एसिड पहले नील हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कीटो एसिड बनाता है और हाइड्रीन डेंटीन बनाता है, और ये हाइड्रीन डेंटीन अगेन नील हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कलर प्रोड्यूस करता है। नील हाइड्रोजन टेस्ट हम लोग उसमें करते हैं, क्या बोलते हैं कि जब क्रोमेटोग्राफी हम लोग यूज़ करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं नील हाइड्रोजन स्प्रे टू आइडेंटिफाई वेरियस अमीनो एसिड्स। ये बोल रहे हैं कि प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो होते हैं वो येलो कलर देते हैं नील हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी याद रखिएगा, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन येलो कलर देगा। कलर रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड, ये अभी हम लोग नीचे इसको देखेंगे कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं। कलर रिएक्शंस, ये जो टेबल है इसको हम लोग देखते हैं, कलर रिएक्शंस कौन कौन से अमीनो एसिड देखे हैं। जैसे जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, ये बायोरेट रिएक्शन देगा। अल्फा अमीनो एसिड जो है नील हाइड्रोजन टेस्ट देंगे। जैंथोप्रोटिक जो रिएक्शंस है वो बेसिकली एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए, ये याद रखिएगा, जैंथोप्रोटिक पूछा जाता है। मिलन्स रिएक्शंस किसके लिए, फिनोलिक ग्रुप के लिए। हॉपकिंस कोल रिएक्शंस एंडोल रिंग के लिए जो ट्रिप्टोफैन में होता है। साकागुची रिएक्शंस, ये भी काफ़ी पूछा गया है, ग्वानिडीनो ग्रुप अर्जिनिन के लिए बेसिकली देखा जाता है। नाइट्रोपोसाइड रिएक्शंस सल्फाइड्रल ग्रुप, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोपोसाइड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए। सल्फर टेस्ट तो है ही सल्फाइड्रल ग्रुप के लिए। पॉली टेस्ट इमिडाजोल हिस्टीडीन बेसिकली। और फॉलेंसियोकोल-2 जो टेस्ट होता है ये फिनोलिक ग्रुप्स के लिए होता है। अब देखो आप लोग एक पढ़ते हैं ना, फॉलेंस सियोकोल-2 FC रेजेंट जिसको बोलते हैं, तो वो बेसिकली किससे कंबाइन हो रहा है, आपके फिनोलिक से। बायोरेट टेस्ट होता है ना फॉलेंस लॉरी वाला, फॉलेंस लॉरी वाला जो होता है इन्हीं दोनों का कंबाइन है, बायोरेट टेस्ट का और फॉलेंस सियोकोल-2 टेस्ट, इन दोनों का कंबाइन जो है उन्होंने लॉरी ने यूज़ किया था, लॉरी एट ऑल ने, और वो फॉलेंस लॉरी एक तरीके से एक्सपेरिमेंट जो है वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो ये आपका कलर रिएक्शंस हो गए वेरियस अमीनो एसिड का। ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस आप लोग पढ़े हैं, ट्रांसएमिनेशन होगा तो अमीनो एसिड का जो एमीन ग्रुप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी और के ऊपर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन अगर हो रहा है तो भी एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, अमोनिया लिबरेट करेगा और ये कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक रिएक्शंस देखे, इसमें से जो मेजर जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप लोग ये ज्विटर आयन और आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट है इसको आप लोग पढ़िएगा। और ये जो मेजर इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे जो टेस्ट हैं, ठीक है, ये इसमें से एक दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने
अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है, और फिर इसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटीन का जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशंस और उसका कॉन्फॉर्मेशन किस तरीके से चेंज होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।